बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, पिछले दिनों सरदार सगीर अहमद ख़ान साहब की अचानक मौत और जो जाए हादसा है और जो सड़क है और वो पतन वाली सड़क जो पिंडी तक पहुंचती है और ढालकोट वाली सड़क जो वो भी पिंडी तक आती है वाया लैथरान, ये दोनों सड़कें जो हैं आसार कदीमा की तरफ जा रही हैं। और उस हवाले से हमने बारहा और सरदार सगीर खान साहब ने भी बारहा, मुझे याद है कि उन्होंने असम्बली में भी ये इशू उठाया था, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये 8 और 9 साल गुजर चुके हैं। ये दोनों सड़कें तबाह हाल हैं और रावलाकोट से या बाग से या उन साहब का जो पुंछ डिवीज़न है वहाँ से जो लोग सेहतमंद निकलते हैं, अपने घरों से सेहतमंद निकलते हैं, वो पिंडी तक पहुँचने में बीमार हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, इसलिए कि जो सड़कों की बदहाली है। हम उसके लिए भी ये चाहेंगे कि इस बार चूँकि 25 जुलाई को ये सारे जो बड़े सियासी लीडरान हैं, जो बड़े बड़े कौमी खिदमत का जज्बा लेकर आपके घरों में, आपकी घरों में उन अहबाब की फातह के लिए आएंगे जो आज से 4 साल पहले फोत हुए या 3 साल पहले फोत हुए, लेकिन आज वो फातह के लिए आएंगे। तो मेरी गुजारिश है आप अवाम से कि जब वो रुखसत होने लगे तो आप उनसे ये गुजारिश करें कि बैठें, हम भी फातह पढ़ना चाहते हैं कि आपने जो अपने दौरे इक़्तिदार में हमें ये जो तोहफे सड़कों के हिसाब से दिए, पानी के हिसाब से दिए, तो उस हवाले से भी आप हमारी जानब से अपने लिए फातह जो है वो भी पढ़ लें, क्योंकि हम आपके हवाले से, आपकी खिदमत के हवाले से, आपके विजन और लीडरशिप के हवाले से हम तंग आ चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि हम फातह पढ़ें। नाजरीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो आसार कदीमा की जाना बढ़ रही है और आसार कदीमा उसको जो बनाने के लिए उसी के वो जो लीडरान जो 5 साल इक़्तिदार में रहे, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको एक लिस्ट दिखाओ कि जिस पर इन अहबाब ने दस्तखत किए थे कुरान पाक पर कि हम मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ेंगे और हम नवाज शरीफ के इंतहाई फर्माबरदार रहेंगे, उसकी सियासत पर अमल करते रहेंगे। ये दस्तखत भी आप देख लें और हल्फनामा भी देख लें और इनमें से कितने अहबाब जो छोड़कर चले गए उनको भी उनका हिसाब किताब भी कर ले। वो आपके पास वोटों के लिए आएंगे। और साथ ही मैं ये चाहूँगा कि मीर अकबर ख़ान साहब, सरदार मीर अकबर ख़ान साहब, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। उन्होंने मेरा ख्याल है हल्फ भी नहीं उठाया, चूँकि उनके दस्तखत भी नहीं है और उनका नाम भी नहीं है। तो पता चला कि 3 माह पहले से या 4 माह पहले से पसे पर्दा वो इस कोशिश में थे कि मैंने PTI में जाना है, लेकिन इंतहाई यानी हैरत अंगेज़ बात है कि उन्होंने टिकट लेकर इलेक्शन मुहिम को तकरीबन 20% या 30% आगे ले जाकर कल आकर वो PTI में शामिल हुए हैं। तो इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप उनकी एक वीडियो क्लिप सुने कि वो इस तहरीक PTI की तहरीक और इस पार्टी के हवाले से उनके ख्यालात क्या है। इस सुनने के बाद आप ये फैसला करें कि हम लोगों को, हम अवाम को किन लोगों को वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए और किस तरह देना चाहिए। बहुत इंसाफ। मुझे कोई एक बंदा बता दें जो उसकी जमात में गया हो। कोई नहीं, एक बता देना। बल्कि अल्लाह ने तौफीक दी तो जो कुछ थोड़ा बहुत माल है वो भी हमारे पास आएगा इंशाअल्लाह। देखें, ये बातें भूल जाएं। मैं जिस हल्के में खड़ा हूँ, मैं अपने हल्के के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। उनकी वजह से मेरा सर फख्र से बुलंद है। मैं इन हल्के के लोगों को मैं अगर 10 दफा सलूट करूं तो मेरे लिए कम है। ये गैरतमंद लोग हैं, ये बिकने वाले लोग नहीं है। उधर क्या हो रहा है, क्या वो तो अभी तहरीक अमल तो पीछे से जा रही है, तहरीक इंसाफ भाई, वो तो पीछे से अल्लाह का फजल से उसका बोरिया बिस्तर का क्लोज हो रहा है। इधर तो आएगी जो कुछ उसने पाकिस्तान में फूल खिलाए गुल खिलाए, अल्लाह उनको उधर नसीब करे। इधर लोग समझ गए वो जो झूठ और फराड से जो आए थे उनका इंजाम लोगों के सामने है। यहाँ कोई बात फिक्र करें। मैं भी आपसे सवाल करता हूँ ना, उन्होंने वो एड़ी चोटी के जोर लगाए कि कोई बंदा इलेक्टेड आ जाए, मुझे एक बंदा बता दें। तो इसलिए मत फिक्र करें, आइंदा भी हुकूमत न पीपल पार्टी की होगी न तहरीक इंसाफ की होगी, ये अल्लाह ने चाहा तो ये फिर मुस्लिम लीग नून की होगी। नाज़रीन, इसी के साथ
मेरे साथ आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राजा कफील अहमद ख़ान साहब, जो सीनियर सहाफ़ी है, वो तबसरा करेंगे, और राजा उस्मान साहब हैं, वो तबसरा करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की। जो पीटीआई ने हमें जो तोहफ़ा दिया है, मैं ये कहता हूँ कि कमाल है। हम अपने कैप्टन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का नंबर काट लिया पैसों की तकसीम में। और आज हम ये सुन रहे हैं, अखबारों में ये आ रहा है कि उन्होंने 3-3 करोड़ रुपया फ़ी उस बंदे को देना शुरू कर दिया है थ्रू लोकल गवर्नमेंट, जो पीटीआई, जो इस वक्त पीटीआई के टिकट होल्डर है। ये भी देख लीजिएगा। और अखबारात में जो जिन लोगों ने तरदीदी बयान या अपने सियासत के हवाले से मुस्तकबिल के हवाले से मीर अकबर खान साहब ने जिस तरह बात की थी, मैं ये चाहूँगा कि ये अखबारी तराशा भी ज़रा देख ले। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन में सरदार याकूब खान साहब भी मौजूद हैं। हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले उनकी तरफ जाएँ और उनसे पूछे, चूँकि वो टेलीफोन लाइन पर है, अपनी इलेक्शन मुहिम पे है, हम ये चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, चूँकि उन पर भी बहुत प्रेशर है पीटीआई में शामिल होने के लिए। वो एक अकेले नहीं बल्कि शाह गुलाम कादर के लिए भी हमें शुनीद है कि वो भी रखते सफ़र बांध चुके हैं तकरीबन, उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं। लेकिन हम सबसे पहले आ जाएंगे सरदार याकूब अहमद खान साहब कि वो बताएं कि वो क्या पीटीआई में शामिल हो रहे हैं या पीपल्स पार्टी का जो झंडा है उसी अलम को लेकर आगे बढ़ेंगे। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आप हमारी दुआ है कि चूँकि आप वाकई अवामी लीडर हैं और आप ग्रास रूट लेवल की जो सियासत है उस हवाले से जो लीडर आम तकरीरें करते हैं उनका तकिया कलाम है ग्रास रूट लेवल का, लेकिन आप वाकई फिज़िकली ग्रास रूट लेवल के भी लीडर हैं और आप अवाम के पास जाते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं और लोगों के काम करते हैं। और उस इलाके बिलखुसूस आपकी अपनी कंस्टिट्यूंसी रावलाकोट, वहाँ की जो हॉस्पिटल है, उसकी यूनिवर्सिटी है, उस हवाले से आपके तारीख़ी काम है। और हम ये चाहेंगे कि जो आपके हवाले से पीटीआई में जाने की जो खबर है उस हवाले से भी बताएं और अपने अवाम के लिए एक पैगाम भी दें कि आप इलेक्शन जीत कर उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 के तौर पर क्या करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप सारी टीम का और जो सुनने वाले हैं पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में, मकबूजा कश्मीर ओवरसीज, उन सबको मेरा सलाम कर दें, बहुत शुक्रगुजार है। अब जो आपने मेहरबानी की फरमाया, मैं अल्लाह के करम से आज मखलूक खुदा की दुआओं के सदके अपने पार्टियों के तमाम ओहदेदारों के साथ जा कर के बिस्मिल्लाह करके 2 हल्कों के कागजात जमा करवाए हैं और अल्लाह का नाम लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नाम से ठीक है। तो अब यह है कि मेहरबानियां है जी, पूरे पाकिस्तान कश्मीर अगर कोई लीडरशिप है, पार्टियां तर्क करती हैं, बात करती हैं, तो ये भी समझे कि चले उनकी मेहर। आप इस वक्त जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में ओवरऑल, यानी मीरपुर से लेकर तौबट तक उसके हवाले से और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हवाले से हमेशा सब ये मकाफात अमल है। और जिस तरह के हैं 2016 में मुख्तलिफ जमातों को तोड़ कर तो आज़ाद कश्मीर मुस्लिम नून को तकवीत पहुँचाएगी और एक मनज़्ज़म मनसूबबंदी के तहत वहाँ पर मुस्लिम नून की हुकूमत बनी। अब उससे पहले 2011 में जब मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आपको वही सीन जैसे आज का सीन है ऐसे ही 2011 में था कि तमाम जो इलेक्टेबल को इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी में शामिल किया गया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस टाइम एक थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तोड़ा गया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नून लीग अलग की गई और वहाँ उसी एक मनज़्ज़म मनसूबबंदी के तहत जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं तो उन्होंने एक ये प्रोग्राम ना कर तो यानी तोड़ फोड़ करके तो पीपल्स पार्टी की 2011 में हुकूमत बनाई। वही 2011 की रिहर्सल 2016 में और जी सरदार साहब आप लाइन पे आ चुके हैं, तो जी आप कंटिन्यू करें। जी सरदार साहब। सर आपका बहुत शुक्रगुजार है, बहुत मेहरबानी कि जैसे आपने फरमाया था, पूछा भी था कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट करते पीटीआई और बाकी, तो बात यह है कि ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। मगर मैं आज अल्लाह के करम से बिल्कुल सारे अपने तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएसएफ, पीवाईओ के साथ मिलके
अल्लाह के करम से मैं अपने कागजात जमा करवा के आ गया हूँ दोनों हल्कों से, हल्का 3 और हल्का 4। सर ये तो मीर अकबर खान साहब भी इस तरह कर चुके थे, चौधरी अजीज भी कर चुका था जी। अच्छा, ये कोई ऐसा सवाल है? मैं फिर इसका मतलब है ये तो खूबसूरत बात, मैं तो समझा कि सब्जेक्ट क्लोज हो गया। तो सरदार साहब ये बताएंगे अभी जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासत हो रही है वही रिहर्सल हो रही है जो 2016 के इलेक्शन में हुई थी कि तोड़ फोड़ करके नून लीग को तकवीत पहुँचाएगी, या उससे पहले 2011 में तोड़ फोड़ करके पुलिस पार्टी को तकवीत बच्चे पहुँचाकर हुकूमत बनाएगी। तो ये जो कुछ मनसूबबंदी हो रही है, तो क्या ऐसे असरात हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो यानी 25 जुलाई के इलेक्शन में एक हालात साजगार किए जा रहे हैं कि PTI की हुकूमत बने? सर हर चीज ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, कश्मीर सेंसिटिव इशू है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं, ओवरसीज कश्मीरी इस बात को सोचते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये संजीदा लोग समझदार, और जो पाकिस्तान जो कश्मीर के हमेशा पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता बहुत नजदीक है, जिस तरह कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर शारक है, तो किसी को इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक अच्छी मिसाल देनी चाहिए और लोग इलेक्शन लड़े, सारे पाकिस्तान के हमायती हैं, PTI वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी नून लीग है, वो भी जमात इस्लामी है, वो भी जमीयत इस्लाम है, वो भी। तो ये जो पर्सनल बातें होती है ये नहीं होनी चाहिए। नहीं सरदार साहब, ये जो हमारी सियासी मतलब जो हमारे सियासी नज़रियात जो हैं आज़ाद कश्मीर में, ये इतने कमज़ोर क्यों हैं कि हर 5 साल के बाद जो इस्लामाबाद की हुकूमत होती है तोड़ फोड़ करती है, और हमारे लोग इतने नापुख्ता सियासी हैं, या यानी यानी कमज़ोरी हम में है? कोई ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं करता कि आज सरदार मीर अकबर को पकड़ के तो नहीं ले गया, कोई खुद गया है वो? नहीं, वो भाई सुन तो सही ना, आपने सही कहा, देखना आपने सही बात की है। एक बड़ी बदकिस्मती है कि गाजी और शोधा की औलाद अगर ऐसे करे, ये खित्ते पढ़े लिखे लोग थे, इस मिट्टी में बड़ी वफादारी थी, अब आप किसी को जबरदस्ती कर नहीं सकते। अब क्या इखलाकी तौर पर तालीम के लिहाज से भी कश्मीरी बहुत आगे हैं और वफादार भी हैं, और ये प्लॉट एक जिंदगी में कभी नहीं बने थे। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो सीधा मेरा। अच्छा सरदार साहब, एक अगर आप जो तमाम सरदार साहब जो आप जो तमाम यानी सियासी जमातें हैं, तो आप लोग अपने तौर पे कोई ज़ाब्ता अखलाक ऐसा क्यों नहीं तय कर लेते कि किसी ऐसे लोटे को आप लोग कबूल नहीं करेंगे, 5 साल हुकूमत इंजॉय करके दूसरी में आ जाता है, तो कोई आज खुद ज़ाब्ता अखलाक तय करके ऐसे लोगों को क्यों लेते हैं आप लोग? नजरियाती सियासत का जनाजा निकल गया आज़ाद कश्मीर में, नजरियाती सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। तो इस हवाले से एक लाया अमल आप बनाए कि कम से कम इस तरह तो ना हो कि 5 साल एक बंदा इक़्तिदार में रह के फिर अगले 5 साल के लिए फिर मजे लूटने के लिए दूसरी जमात में चला जाए, या उसको जब पता चलता है कि मैं जाऊँगा उधर। और सुने ना, पहले सुने, ये उनको सोचना चाहिए जो रहने वाले जो नारा बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फैला है कि हम बहुत शफाफ हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत नेक हैं, हमसे ज्यादा पहले कोई कायदे आज़म साहब ने जो कायदा बनाया था वो पुराना था, हम नया बनाएंगे। पहले आप एंकर उस पर बात क्यों नहीं करते हो? कौन सा तुम नया पाकिस्तान बनाने चाहते हो भाई? नहीं, नया कश्मीर बन रहा है। अच्छा सरदार साहब, मुझे आखिरी में ये मुख्तसर बता देंगे, आप PTI में नहीं जा रहे और आप इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के झंडे और सुने मेरी बात गौर से, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें जीतेगी भी और हुकूमत भी बनाएगी। आप लिख लें अपने पास। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, आप हमारे साथ रहे, अवाम को अपना पैगाम भी दिया, और मैं ये चाहता हूँ और चाहूँगा कि रावलाकोट और उस वैसिनिटी के जो सुनने वाले लाजरात हैं, यकीनन सरदार साहब का पैगाम भी आप तक पहुँच चुका होगा और पहुँच रहा होगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उसी के झंडे के नीचे, उसी के मंशूर के तहत ये इलेक्शन लड़ेंगे। और इसी के साथ मैं छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक से वापस आकर मैं राजा उस्मान साहब और कफील साहब से इस हवाले से मज़ीद तबसरा चाहेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं ये चाहूँगा कि इस राजा कफील साहब की तरफ जाते हैं सबसे पहले। और राजा साहब, एक बात ये बताएं कि अतीक अहमद, सरदार अतीक अहमद खान साहब का जो हाल ही में इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई थी और कोई एक लूज सा इत्तेहाद उस पर डिस्कशन हुई,
मेरा तो कमेंट्स ये थे कि एक उन्होंने स्माइलिंग फेस, एक स्माइल दी एक दूसरे को, कोई इत्तेहाद की बात या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उस हवाले से आप बात करें। उससे पहले जो हम पहले बात कर रहे थे शाह साहब के, जो आज़ाद कश्मीर की मजमूई अभी तक सियासत है, पीपल्स पार्टी की है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और इस तरह का PTI है कि अभी क्योंकि ये परसों का आज़ाद नामजदगी आखिरी तारीख है 21 जून है, तो अभी तक जिस तरह से तोड़ फोड़ हो रहा है बिल्कुल वही रियासत हो रही है 2016 में हुई थी, 11 में हुई थी। और अफसोस बात यह है कि शाह साहब को हम जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के दावेदार हैं, हम जो कश्मीरी अपने आपको कहते हैं, जिस तरह के साथ हमारी टॉप की लीडरशिप 5 साल के बाद नज़रिया बदल करती है, तो हमारी पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। हमारे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर लीडर कैसे हैं कि इस्लामाबाद की हुकूमत के इतने ज़ेर असर हैं, इतने पैसे के ज़ेर असर हैं कि 5 साल वजारत इंजॉय की, खूब पैसे लूट मार की, और अपने उसका फिर एहतसाब कैसे होगा, मासबा कैसे होगा कि एक शख्स है वो 5 साल इंजॉय करता रहा, लूट मार की यानी नई हुकूमत का भी हिस्सा बन गया और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये हमारा अफसोस ना पहलू है और ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतना नापुख्ता सियासी जो हमारा निज़ाम आज़ाद कश्मीर का, इसकी दुनिया में किसी और खिते में मिसाल नहीं थी। अब देखें जो सरदार अतीक साहब से मुलाकात हुई, एक तरफ सरदार अतीक साहब खुद दावेदार हैं कि हम रियासती तशख़्ख़ुस के दावेदार हैं, वो कहते हैं रियासती जमातों को प्रमोट होना चाहिए, अच्छी बात है, उनका नज़रिया भी है, लेकिन खुद वो जाकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हैं? उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए। और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मुश्किल है थोड़ा सा आए, और उसमें क्योंकि बहुत लेट हो गया था, जो उनकी मुलाकात मेरी अतीक साहब से खुद बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि क्योंकि दोनों जमातों टिकट ऐलान कर दिए हैं, टिकट जारी हो चुके हैं, अभी अगर हम टिकट किसी एक हल्के से वापस लेंगे तो सख्त रद्दमल होगा, तो उसके फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। क्योंकि अगर उन्होंने अभी जो मतलब जहाँ PTI ने 3-4 यानी वो टिकट तब्दील के लिए, तो जो टिकट तब्दील हुए हैं तो सारे लोग एहतजाज में हैं, सड़कों पर हैं कि अभी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, आपने शायद देखी हो, उसमें कहा गया कि हमारा इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है PTI के साथ, और PTI वालों ने अक्सर इसको कहा था कि हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ आई थी, जो भेजी गई मुख्तलिफ TV चैनल को, अखबारात को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा था कि हमारी मुलाकात हुई है इमरान खान से और उसमें हमारा इंतखाबी बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त टूट फूट है और लोग टिकट लेकर, जिस तरह मीर अकबर खान साहब गए, जिस तरह चौधरी अजीज साहब शामिल हो रहे हैं, मेरा ख्याल आज या कल वो भी शामिल हो जाएंगे, और इससे पहले जो हल्फ उठाकर लोग, जिनकी लिस्ट भी हम अपने आज इस प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं, दिखा चुके हैं लोगों को, उस हवाले से आपका अगर ब्रीफ सा तबसरा कर ले। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि नज़रियाती सियासत का बिल्कुल जनाजा निकल गया है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? लोग कुरान पाक के ऊपर हल्फ उठा के और उसके बावजूद अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और झूठ और फ्रॉड क्या होगा? सियासत और सहाफ़त बड़े मुकद्दस शोबे हैं, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, इस तरह ये बता सकेंगे कि हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को भी हम टेलीफोन लाइन पर लेना चाहते थे, लेकिन उनका नंबर हमें मुसलसल बंद मिल रहा है। बैरिस्टर साहब का मुस्तकबिल क्या है PTI में? बैरिस्टर साहब का मुस्तकबिल फ़िलहाल अभी तो लग तो ऐसी रहा है कि जिस तरह मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से कारकुनान को और लीडरान को शामिल किया जा रहा है PTI में, और बढ़ चढ़ के शामिल किया जा रहा है। एक धड़े की तरफ से ये सामने आ रहा है कि ये सारा कुछ उन्हीं की तरफ से हो रहा है, और बैरिस्टर साहब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से बिल्कुल बैक फुट पे चले गए, कोई फ्रंट फुट पे उनकी कोई इस तरह की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। तो आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से सवालात तो उठ रहे हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल शायद कुछ इसमें कोई खदशात हो सकते हैं। साहब, आप इसमें कोई ऐड कर सकें? देखिए, वो जो अभी इस नविया हमारे आप शाह साहब देखें कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता जो 3-4 इलेक्शन हुए, तो वफाकी पार्टी जो भी होती है इत्तेहाद यकजहती के साथ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन लड़ती थी और जाकर यानी तोड़ फोड़ भी करती थी। तो ये पहला मौका है कि जो इस वक्त PTI आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान PTI की क़यादत है, ये दोनों आपस में एक पेज पे नहीं है, दड़े बंदी का शिकार हैं। वज़ीर अमूर कश्मीर की अलग पॉलिसी है, अलग पॉलिसी है, मोहतरम नियाज़ी साहब की अलग पॉलिसी है, वो अरशद साहब की अलग पॉलिसी है, और इवन के ये सारे फिर जो हमारे रियासती जो अदारे हैं, जो लोग इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी और पेज पे हैं। तो इससे जो आज़ाद कश्मीर में PTI 2 दड़ों में तकसीम है। एक तो बैरिस्टर सुल्तान का ग्रुप था, और अभी जो सरदार तनवीर इलियास साहब ग्रुप आ गया, तो तवक्को ये थी कि तनवीर इलियास ग्रुप के आने से PTI को तकवीद मिलनी चाहिए थी, जिस वजह से वो नारा लेके आए थे, या इमरान खान को जो ने बताया गया था कि ये बजाय इत्तेहाद यकजहती के अमलन हर हल्के में जो है ना ग्रुप में इजाफा हो गया। अब यह है कि जो टिकटों में तकसीम हो गई है, उस वजह इख्लाफ पैदा हुए, तो ना तो वज़ीर अमूर कश्मीर समात के लिए तैयार है,
न सैफुल्लाह नियाज़ी समात कर रहे हैं, टिकट जारी करके मरकज़ी क़यादत सारी भाग गई है। तो वो जो हर PTI हर हल्के में कारकन सरापा एहतजाज हैं, बस्ती बाग में देखें, मीरपुर डिवीज़न में देखें, मुजफ्फरबाद डिवीज़न में देखें, कोई ऐसा हल्का नहीं है कि जहाँ से PTI के लोग एहतजाज ना करो। मतलब बेशुमार हल्कों में बेशुमार। अब होना तो ये चाहिए था कि जो PTI की मर्सी की आदत है, जिन लोगों ने टिकट तकसीम किए उनको कारकुनों को बोला कि समात करना चाहिए था कि ठीक है भाई हमारी मजबूरी थी, या यार ये बंदा आपसे ऐल था, लेकिन किसी ने इसमें जिम्मेदारी को ली और इसका PTI को नुकसान होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो यानी 2000 आप यूँ 1990 से लेकर जो ये ट्रेंड सेट हो रहा था कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है, शायद उसकी मुजफ्फराबाद में होता है, शायद ये तासर इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर में कामयाब हो सके। पाक आज़ाद कश्मीर में प्रोमिनेंट लीडर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद, अतीक अहमद खान साहब, राजा फारूक हैदर खान साहब, और उसके बाद फिर सेकंड ईयर के जो है सरदार कमरुज़्ज़मान है, मीर अकबर है, और इस तरह जो है, लेकिन सरदार याकूब खान भी पहले नंबर पर। तो आप क्या देखते हैं, इन सब में से कितने लोग असेंबली में देख रहे हैं कि वो असेंबली में आएंगे? चांस तो लग रहा है कि जो बड़े बड़े बुर्ज हैं शायद पहुंच जाएं, असेंबली में पहुंच तो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये इलेक्टेबल्स को शामिल किया जा रहा है, मुख्तलिफ PTI में शामिल किया जा रहा है, तोड़ के शामिल किया जा रहा है, जो PTI के कारकुनान हैं जो इतने अरसे से उनके लिए काम करते रहे हैं, 5 साल 10 साल, अब उन लोगों को ये जज्बात मतलब एहसास का किसी को एहसास नहीं है कि इन लोगों ने काम किया है। अब एक बंदा 5 साल उसने काम किया अपने हल्के में, उसको उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन वो जिस तरह मीर अकबर साहब उठ के पहुँच गए वहाँ पर, उन्होंने टिकट ले लिया, ना वो पार्लियामानी बोर्ड के सामने पेश हुए, नून लीग का टिकट उन्होंने जेब में रखा हुआ था, साथ दूसरी जेब में PTI का टिकट भी डाल दिया। तो अब वो जो हल्के के लोग हैं, जो PTI के इनके जेन्युइन कारकुनान हैं, उनकी हक तलफी हुई है और उनके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। और इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है अगर आज़ाद कश्मीर के लोग और PTI के कारकुनान और वो सही वोटर हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी सूरत वोट ना दें जो अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, और ऐसे जो हकदार कारकुनान हैं जिनका हक मारा जाता है, आप इसमें एक ट्रेंड सेट करें कि जो बंदा लोटा होगा उसको लोटे की हैसियत अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी उन कारकुनान के लिए भी, अवाम के लिए भी, और आइंदा के लिए इन लोगों को शायद इसमें एक पहलू सरदार मीर अकबर का कि सरदार मीर अकबर साहब ने जो कल शामिल हुए PTI में, तो उससे जो बाकी सियासत है ज़िला बाग वो यकसर बदली है, और जो तनवीर इलियास साहब जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारी हैं उसकी ख्वाहिशात के बरक्स ये फैसला हुआ है। अच्छा, वो नहीं शामिल किया, और ये अब बाग में एकदम कल से अफरा तफरी है कि जिन लोगों ने मीर अकबर साहब को शामिल किया, इसका मतलब यह है कि कमर साहब की सियासत मुश्किल में पेश आई है। अब क्योंकि कमर साहब ने हल्का भी तब्दील किया, बस्ती से शर्की में आ गए हैं, और जो बीच में आपको याद है कि हमारे जो गुज़श्ता यानी 3-4 इलेक्शन है, तो जो इस्लामाबाद में हुकूमत होती है तो लोग वो एक माइंड सेट बन जाता है, अफरा तफरी होती है, जैसे आजकल हो रहा है कि जो एकदम अल्लाहु अकबर नारा तकबीर। अच्छा, एक मिनट लूँगा। उसमें ये हुआ कि अभी मीर अकबर के साहब के आने के बाद सख्त मुश्किलात में आ गए सरदार कमरुज़्ज़मान। अब जब सरदार कमरुज़्ज़मान मुश्किलात में आ गए, तनवीर इलियास को कमरुज़्ज़मान साहब लेके आए थे ना। अब जब तनवीर इलियास साहब को कमरुज़्ज़मान लेके आए थे कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, अब तनवीर इलियास को बाईपास करके मीर अकबर साहब ऊपर से आ गए हैं, आकर टिकट भी ले लिया है। अब एक नई माजरा हो जाएगी बाग में, अभी 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। तो या तो कमरुज़्ज़मान साहब की सियासत सब कुछ नहीं होता, ये सियासत का दिल कोई नहीं होता, इसका कोई मजहब नहीं होता, इसका कोई करैक्टर नहीं होता। ये जिधर पानी बह रहा है उसी तरह ये बह के चले जाएंगे, कोटली की तरफ चले जाते हैं। ये चौधरी नैयर वगैरह बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, और रफीक नैयर जो थे उन लोगों को भी टिकट नहीं मिला। इस तरह और प्रोमिनेंट लोग थे। अब उन लोगों का क्या बनेगा, वो किस ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये जो आप देखो आज़ाद कश्मीर में किसी सूरत आप बरादरियों की सियासत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक दस्ता यानी 4-5 इलेक्शन हमारे ऐसे 20 यानी 25-30 साल से ये बदकिस्मती हैं, हम इसको अच्छा पहलू तो नहीं है जमहूरी माशरों में, लेकिन उसमें एक मुनज़्ज़म साजिश के देखें। मौजूदा PTI में आज़ाद कश्मीर में राजपूत बहुत बड़ा कबीला है, पता आपको। राजपूत इस्लामी 10-11 मतलब वज़ीर है, एक राजपूत के पास PTI का टिकट है, वो हल्का 4 मुजफ्फराबाद से, और वो भी ख़तरे में है। इसका मतलब ये हुआ जो कम PTI की हुकूमत है, एक मखसूस कबीला उसमें नहीं होगा। सही है, नहीं होगा। आप फिर देखें जिस तरह आपने इशारा किया, गुजर जो इस तरह के साथ फैमिली दूसरी बहुत यानी बड़ी फैमिली, हाँ बड़ा पीला है, उसके खिलाफ ही सेम ऐसे करके कि टिकट ऐसे तकसीम कर दिए कि उनको आपस में लड़ा दिया गया।
यानी ऐसे करके। तो ये जो आने वाले हालात हैं, या जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए सियासी खेल खेलते हैं, यानी सियासत खेल है, जैसे आप यूँ के शतरंज का खेल है, क्रिकेट है, हॉकी है, तो जो सियासत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खेल खेला है आज़ाद कश्मीर में, इसके आने वाली सियासत में संगीन असरात पड़े। व्यक्ति हो सकता है, यानी कोई भी वज़ीर आज़म बन सके सारा, लेकिन जब ये जो सियासी तोड़फोड़ होती है तो फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बलूचिस्तान में क्या हुआ, गिलगित में क्या हुआ, तो ये जब आप तोड़फोड़ करते हैं, साहब आप क्या देख रहे हैं राजा फारूक हैदर साहब की हवाले से? वो बड़ी मुश्किलात में अपने उस हल्का में, और सुना है कि वो सीट अपनी नहीं निकाल पाएंगे चकार और इस इलाके में। लीपा से मुझे तो नहीं सूरत हाल ऐसी लग रही है। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी जो बजट हमारा आज़ाद कश्मीर में भी पेश नहीं हो सका, उसकी वजूहत आपको शायद बताऊँ। फिक्स टैक्स के ऊपर कुछ मामला सामने आ गए थे, काबीना का इजलास बुलाया गया, असम्बली का इजलास भी बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद बजट पेश नहीं हो सका था। फारूक हैदर साहब का ये नुक्ता नज़र है कि बाकी जो चारों सूबे हैं उनको छोड़ के आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो इजाफी एक टैक्स लगाया गया और फिक्स पाबंद किया गया आज़ाद कश्मीर को कि आपने ये करना है, उन्होंने कहा जी हम भी तो नहीं कर सकते हैं। FBR और आज़ाद जो आइनी इख्तियारात हैं उनके दरमियान वफाक के और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से वापस आकर हम राजा साहब से इसी बजट के हवाले से, ये बड़ी अहम खबर है और अहम तरीन मौजू है, इस पर हम मज़ीद तबसरा करेंगे। स्टे विद अस प्लीज़। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो राजा उस्मान साहब फरमा रहे थे कि टैक्स के हवाले से जो इस वक्त एक डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कोहला स्पेसिफिकली, ये जो आज़ाद कश्मीर में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं उन पर जनरली एक फेडरल गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया है। यानी फेडरल गवर्नमेंट यानी चारों सूबों में 1% उनका टैक्स है, और जो आज़ाद कश्मीर में जो लगाया गया है वो 1.4% टैक्स है। इस पर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल दुरुस्त एहतजाज किया है, और वो इस हवाले से वो जितना भी आगे जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम भी और सारे लोग हम उस एहतजाज में और उसमें शामिल होंगे। जी आप इसकी तफसील बताइए। क्या इसी हवाले से देखें, जो इजलास हुआ असम्बली का उसमें बजट पेश नहीं हो सका। राजा फारूक हैदर साहब ने मतलब खुले आम ये कहा कि जब तक वफाक से हमारे ये मामला तय नहीं होते हैं और ये जो 1.4% जो टैक्स हमारे पर फिक्स किया गया है, जब तक वफाक इसको वापस नहीं लेता है या बाकी सूबों के बराबर नहीं करता है तो तब तक हम बजट पेश नहीं करेंगे। उन्होंने असम्बली में भी तकरीर की, बाहर आके सहाफ़ियों से भी इस हवाले से गुफ्तगू की, और अभी तक आपने देखा कि पूरे चारों सूबों का बजट पेश हो चुका है, लेकिन आज़ाद कश्मीर का बजट अभी तक ऐसा नहीं है। जो उस्मान अनवर साहब ने, उस्मान तार साहब ने बात की, इशू ये था कि ये जो मशीनरी की दरामदगी पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कंपनी से टैक्स कलेक्ट करना था। जी जी, जैसे आपकी कंपनी है ना, पॉलिसी के मुताबिक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक वफाक ने कि जो बाहर की कंपनियों ने सामान मंगवाना था अपना, जी तो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर उन्होंने टैक्स पे करना था। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को उन्होंने टैक्स पे करना था 1.4%। जी जी, 1.4% टैक्स पे करना था जितनी मशीनरी आएगी। तो फिर कहना अगर वो यानी 50 अरब की आती है तो 50 अरब में 1.4% टैक्स लगना था जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ख़जाने में जमा होना था। इन्होंने ये किया, किसी उस्ताद ने, कारीगर ने ये किया, 1.4 को काट करके 1% कर दिया। ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती है, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर का एहतियात ये था ये को मतलब कोई यानी ऑलमोस्ट को यानी रफली को तकरीबन को 50-60 करोड़ यानी अमाउंट है। लेकिन असल इशू 40-50 करोड़ का नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा अगर गिलगित में ये अप्लाई हो रहा है 1.4% हुकूमत ले रही है, गिलगित की हुकूमत लेगी, पंजाब की हुकूमत लेगी इसमें से किसी कंपनी से, तो आपने आज़ाद कश्मीर को जो थोड़ा सा यानी मिलना था तो स्पेसिफिक करके वफाक को ये इख्तियार ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के टैक्स को कम कर दे। सही है, कम करे या ज़्यादा करे। तो ये तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पाकिस्तान में जो टैक्स का कानून नफज है उसके तहत अगर कोई छूट देनी है, टैक्स की मशीनरी की दरामदी में छूट देनी है तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने देनी है। तो वफाक के जो FBR ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन किया या जो CPEC के मनसूबे जो कोई हमारे इशू किया हुआ कि ये जो हमारा कमीशन माफिया शाह साहब, तो ये किसी कमीशन माफिया के कारस्तानी थी कि उसने जो चीनी कंपनी को हाला प्रोजेक्ट बना रही है उसको बेनिफिट दिया कि उसको 50 पैसे छूट दे दी टैक्स।
छूट कंपनी को मिली है कि आपने अगर 50 करोड़ का टैक्स देना है तो 30 करोड़ कंपनी से उसके मामला तय हो गए होंगे ना कि मैं आपको इतनी छूट दूंगा, मुझे ऐसे छूट हुई है, यानी इजाफा नहीं ना, छूट गया, टैक्स में छूट। जो सूरत हाल है जनरली आज़ाद कश्मीर में कि जो इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के साथ एब्सोल्युटली तावन नहीं कर रही। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो इससे पहले महीना पहले या 2 हफ्ते पहले जो भी नोटिफिकेशन, जो इंतज़ामी नोटिफिकेशन किए, उन पर भी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की जो इंतज़ामिया है वो उन नोटिफिकेशंस पर अमल दरामद से गरेज़ा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो डेवलपमेंट है, जो सड़कों की सूरत हाल है, वो भी मैं बताई कि पतन से लेकर पिंडी और ढलकोट से लेकर पिंडी तक इंतही बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ सफ़र करना महाल और नामुमकिन है। हमारे जो MLA थे जो हल्का 5 के जनाब सरदार सगीर साहब, उनकी लाश अभी तक नहीं मिली। हम सब उनके लिए अफसोस भी करते हैं, उनकी बख्शिश की दुआ भी करते हैं, लेकिन ये सूरत हाल भी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और हमारे सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा सवालिया फ़िक्रा है कि हमारी रोडें आज तक बेहतर क्यों ना हो सकी। और उसके साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि जो वो लोग, वो जो गरीब तरीन जिसकी गाड़ी, वो जो कुल्फ़ी वाला शख्स था जो कुल्फ़ी बेचने आज़ाद कश्मीर आया था और वो उस टक्कर से वो शख्स मर गया, उसका बच्चा भी ज़ख्मी हो गया, लेकिन उन एक की यानी वालद की लाश मिल गई, बच्चा भी ज़िंदा बच गया और वो अपने बाप की लाश लेके ऊपर आया। तो मैं ये चाहूँगा कि उनकी कंपनसेशन के लिए भी जनाब हमारे तनवीर इलियास साहब देखें, सुने कि किस तरह से उनकी कंपनसेशन हो सकती है। चूँकि आप बड़ा ग्रुप है, आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करने का इरादा लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उस सरदार सगीर साहब का जो सेक्रेटरी था उसके हवाले से, उनके गरीब ड्राइवर के हवाले से आप खुसूसन नज़र करम करें ताकि उनकी माली हालत जो इंतहाई गरीब तरीन और स्वेतपोश लोग हैं उनके हवाले से आपकी माली मदद उनके घर तक पहुँच सके। नाजरीन, पिछले दिनों ये जो हमारे कौमी असम्बली में जो ड्रामा हुआ, मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो में आप वो देखें। और इसी वीडियो को मुझे इटली से एक सहाफ़ी ने, वो जो क्रिश्चियन है, उन्होंने मुझे लिखा और उन्होंने उनके जो लफ्ज़ है मैं ये चाहूँगा कि उनको उनकी उस ईमेल को उसी हिसाब से मैं आप तक पहुँचाऊँ और आपसे शेयर करूँ। और हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारे जो सियासतदान हैं ज़रा, और हमारे उलमा जो है, हमारा जो मजहबी तबका है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, वो भी ज़रा गौर फरमाएँ कि लोग जो क्रिश्चियन हैं वो क्या करें। उसने लिखा, throwing budget books at each other which start with the name of Almighty Allah isn't a blasphemy? But if Christian unknowingly and in ignorance throws the newspaper pages having the name of Allah is blasphemy. Yesterday, the civil parliamentarian in a royal rumble match at the National Assembly threw vulgar language along with budget books at each other. Budget book first page starts with the mention of the name of our Almighty Allah and our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये उस क्रिश्चियन ने इटली से मुझे ये ईमेल लिखी है और मैं ये चाहूँगा कि इस हवाले से भी हमारा पढ़ा लिखा तबका, हमारा मजहबी तबका और हमारे ये सियासतदान जिनको अवाम के वोट से हम अपने जो टैक्सेस से इनके अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी सुन सकें और इस क्रिश्चियन जो साफ़ी है उसके हवाले से ये गौर फरमा सकें कि दुनिया आपके इस अमल को क्या कह रही। नाज़रीन, आज हमारा ये वक्त ख़त्म हो रहा है। राजा उस्मान साहब आपका शुक्रिया, राजा कफील साहब आपका शुक्रिया। और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि 25 जुलाई जो है वो अवाम की तरफ से एक शऊर का इज़हार होगा और वो उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो वोट का सही हकदार हैं और वो आइंदा आने वाले 5 साल आपके मसाइब और मसाइल में कमी लाने में कामयाब हो सकेंगे। आप एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। इसी पर ख़त्म करते, खुदा हाफ़िज़।